नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, इंदौर पे कल बातचीत हुई थी बहुत विस्तार पूर्वक, लेकिन हालात जस के तस हैं। कल विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, वो ये कह रहे थे कि जब सजा की बात हुई, कार्रवाई की बात हुई, तो कह रहे हैं कि छोड़ो यार, मतलब कार्रवाई नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया था। लेकिन अब उसके आगे की स्थिति देखिए कि किस तरीके की भाषा और किस अमर्यादा के साथ ये सारे लोग रहते हैं, उसकी एक झलक फिर से। हालांकि ये तो बहुत पुराने इसके माहिर आदमी, और एक नहीं कईयों मौके पर हम लोगों ने देखा है, कई बार हम लोगों ने देखा है कि ये बल्ले के साथ जो है बॉल की जगह आदमी का उपयोग करते हैं और क्या क्या उपयोग कर चुके हैं। एक उदाहरण, एक वानगी और मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। सुनवाइए जरा विजय वर्गीय क्या कह रहे थे जब पत्रकारों ने उनसे सवाल जो पूछा। रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। सर, चाय से ज्यादा जो है वो केतली गर्म होती दिखाई दे रही है। खैर, एक और चीज है, जिस तरीके जो हालात है इनके, एक नेता की बात कर रहे थे, विजय वर्गीय की भाषा आपने देखी, विजय वर्गीय की स्थिति देखिए। विजय वर्गीय किस तरीके का आदमी है, मतलब वो कौन सा नेता है, इतना पुराना नेता, हालांकि कैसे उनको जनता जिताती है स्क्रीन पे दिख रहा है। इनकी स्थिति को देखिए जरा, किस तरीके से लोग, जो लोग मरे हैं, दुख में है, त्रासदी में है, वो जमीन पर बैठे हुए हैं। और ये आदमी किस एरोगेंसी के साथ कुर्सी पर बैठ करके और अपने आप को ये दिखा रहा है, फोन पर बात कर रहा है, बैठ करके दिखा रहा है कि कितनी व्यस्त, कितना जो है वो चिंतित है, किस तरीके से वो लगे हैं जनता की सेवा करने में। लेकिन भाई साहब, जनता के साथ बैठ नहीं पाए, उनके मुद्दों पर बात नहीं करते। आप अक्सर इन सब चीजों में अक्सर इनको देखा जाता है कि जो मुद्दे पर बात की जाती है तो ये आए बाएं साए टाइप बकते हैं, कहीं अगल बगल की चीजों पर बात करना पसंद करते हैं, मुद्दों पर बात नहीं करते। कल भी हमने जो दिखाया था, दर्शकों को याद होगा कि जब उनसे पूछा गया नर्मदा को लेकर के सवाल, तो भाई साहब ने सीधे ये कह दिया कि नहीं नहीं, नर्मदा पे बात मत करिए, उसके प्रति हमारी श्रद्धा है। मतलब नर्मदा पे श्रद्धा है, जान में श्रद्धा नहीं है। जिसकी जान जा रही है वो श्रद्धा करे, जान की कीमत ना समझे। वो जान किसी के घर में किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन मरी, वो अपना दुख छोड़ दे, वो नर्मदा मैया में श्रद्धा व्यक्त करे, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की श्रद्धा है। तो सर, ये जो पूरी स्थिति है, क्या समझा जाए इसको लेकर के, क्या कहा जाए? अब ऐसे लोग बार बार अगर जीतते हैं तो ये सवाल किसके ऊपर है? क्या ऐसे नेताओं पर, इनके अहंकार पर, इनकी भाषा पर, या फिर उस जनता पर हम दया करें जो जनता ऐसे लोगों को जितवाती रहती है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। सबसे पहले सभी दर्शक साथियों को, आपको, पूरी टीम को नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नववर्ष में हम सबको सद्बुद्धि मिले, हम चीजों को ठीक से देख पाए, बिटवीन द लाइंस पढ़ पाए, और इस देश का कुछ कल्याण की तरफ सारे मिलजुल कर पूरा देश कुछ विचार करे, इस कामना के साथ शुरू करता हूं। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एक रॉ में कह दी भावुकता में। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना राम प्रकाश जी, 2013 की आसपास शुरू हुआ था, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार घोषित किए गए थे, और अब 26 आ गया आज से। इन 13 सालों में एक बात तो आप मानेंगे ना कि नया भारत बना दिया गया है, नए विश्वगुरु हम हो गए हैं। आप देखिए कि पीड़ित लोग सामने पैरों में बैठे हुए हैं, उनके लिए कुर्सी भी नहीं है। ये इनकी सामंती सोच है, ये कुछ और है। इसी को मैं बार बार कहता हूं कि ये संविधान वाले लोग नहीं है, ये कुछ और लोग हैं जो ये करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। जो मनुस्मृति और सारी चीजों का जो वो सारी बात है, वो इस पिक्चर में, आपकी एक पिक्चर ने क्लियर कर दी सारी बात। और जो रही सही कसर थी, वो उन श्रीमान जी के बयान ने जारी कर दी। आपको पता है, ये अमित शाह जी के राइट हैंड मैन, कैलाश विजयवर्गीय अमित शाह के राइट हैंड हिटमैन है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा, तमाम राज्यों के अंदर ये प्रभारी बनाए जाते थे, और ये मुख्यमंत्री पद के बहुत गंभीर दावेदार भी थे अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री की सूची में नहीं आ पाए होंगे किसी कारण से, जो भी रहा होगा। लेकिन आपने ये देखा किसको कह रहे थे ये बात?
जो साथी जिन्होंने सवाल पूछा वो अनुराग तिवारी है। इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट इन मध्य प्रदेश। और आज जो अडानी का जो चैनल है एनडीटीवी, आज भी उसमें अगर कोई चंद ढंग के लोग बचे हुए हैं तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ लोगों में से अनुराग भाई है। उनका इतने वरिष्ठ आदमी के बारे में इस तरह का सवाल घंटा और ये सब करना, ये आपको क्या लगता है ये कोई ऐसी आ जाती है क्या? ये असली चाल चरित्र और चेहरा है। ये वो प्रशिक्षण है जो दिया गया है सवालों को टालने के लिए। सवाल का सामना तो आप कर नहीं सकते, तो ये क्या कर सकते हैं फिर कि ये घंटा सवाल है। कोई और सरकार में अगर किसी ने ये हरकत की होती है अब तक उसका क्या असर होता है आपको पता है? कांग्रेस शासित सरकार होती, कोई विपक्ष की शासित सरकार होती। लेकिन आज की तारीख में रामप्रकाश, आप इस चीज को समझिए। मंत्री, सांसद, नेता, अफसर, सारा तंत्र बेलगाम हो गया है। कोई किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, कोई सवाल सुनना नहीं चाहता है, किसी भी तरीके का कुछ सिस्टम नहीं बचा है। और इन्हें लगता है कि इन्होंने पूरे देश की जनता को जर खरीद गुलाम बना दिया है। ये जैसा चाहे उस तरीके से करें, उनको खरीद लिया है, जो बोले जो चाहे जो करें। यही कारण है, आपने देखा प्रधानमंत्री जी को आज तक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा क्या? आजाद भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं, 13 साल में 12वां साल शुरू हो गया और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की। प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। उन्हीं से किसने सीखा? ज्ञानेश गुप्ता ने, वो भी जवाब नहीं देते। और कैलाश विजयवर्गीय कितना बढ़िया जवाब दे रहे थे। कल का भी जवाब आपने दिखाया था कि नर्मदा जी की बात मत कीजिए, उसमें हमारी श्रद्धा है। लो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोग मर जाएं, अब तो 1 दर्जन के आसपास आंकड़ा शायद पहुंच गया है, तो उसमें कोई श्रद्धा वर्दा कोई चक्कर नहीं। और जर्नलिस्ट कोई सवाल पूछ लेगा तो उसको इस तरीके से जलील करेंगे। और सबसे बड़ी हिमाकत देखिए उस चमचे की जो अनुराग भाई को धमका रहा है, वहां पे धमका रहा है उल्टा कि वो हमारे नेता है। तुम्हारे नेता है तो खुदा है क्या? है कोई जनता के मालिक है, जनता के प्रतिनिधि हैं। अनुराग भाई भी जनता की तरफ से ही सवाल पूछ रहे थे। किस तरीके से आपने उनको अड़काया? कुछ यही ना कि अडानी का चैनल है या कुछ और इसके अलावा? आपको ध्यान है एक इनकी मंत्री होती थी बड़ी भारी, एचआरडी मिनिस्टर, किस तरीके से आपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में एक भास्कर के रिपोर्टर को कि तुम्हारे लाला को क्या भी हटवा देती नौकरी से। वो सिंगर था बेचारा और उसको मौके पे हटवा दिया था। याद होगा ना आपको सीन? वो चुनाव प्रचार कर रही थी उस समय। तो ये बेसिकली क्या है कि तमीज से रह करके बात करना ये लोग भूल चुके हैं। सत्ता का अहंकार इनके सिर चढ़ के बोला हुआ है। और हालत ये है कि लोग जहरीला पानी पी के मर गए और आपको ये सवाल फोकट का लग रहा है। बताइए आप, कौन सी जनता? जिस जनता ने दुर्भाग्य से आपको चुना था। मैं तो बधाई दूंगा अनुराग भाई को, और उन पर फक्र है वास्तव में कि इस देश की मर चुकी पत्रकारिता, जिसकी बरसी 13वीं सब कुछ हो चुका है, उसमें कम से कम उन्होंने लोगों की बात को पूरी तरीके से उठाया। अडानी के चैनल में होते हुए उतने हिमाकत की कि अमित शाह के राइट हैंड मंत्री को किस तरीके से उन्होंने आईना दिखाया पूरे देश के सामने। अच्छा, अच्छी बात एक और भी हुई कि अडानी के चैनल ने वो खबर चलाई भी। वो यूं का जो बाइट आपने दिखाया वो अडानी के चैनल पे भी चला। समस्या क्या है कि ये लोग किसी से बात करने की तो तमीज छोड़ दीजिए। कोविड में इन्होंने क्या किया था, कल हमने चर्चा की थी। कुंभ में क्या किया था वो आपने देखा था। इंदौर में इन मतों पे इनकी क्या नजरिया है वो सबने देख लिया। बेसिकली दूषित पानी पीने से 6 माह के एक मासूम की भी मौत हुई है और बीजेपी का मंत्री कह रहा है कि घंटा फोकट की बात मत करो। आपको याद है कफ सिरप वाला मामला, 29 बच्चों की मौत हुई थी। उस मामले को दबा दिया गया, हजम कर दिया गया उसको। ये हकीकत में क्या है, इन्होंने रामप्रकाश जी हम सबको, इस जनता को कीड़े मकोड़े समझ लिया है। और चुनाव के समय सिर्फ हम इनके काम के हैं। उस टाइम 10,000 रुपए दे दो, मुसलमानों का डर दिखा दो, जात धर्म कर दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, भय भ्रम कर दो, जो आपको करना है कर दीजिए। समस्या क्या है कि आप देखिए मुख्यमंत्री इस इंदौर का प्रभारी, 8 साल से ये इंदौर सबसे स्वच्छ शहर, और वहां पर लोग मर रहे हैं जिस मंत्री के कंस्टिट्यूएंसी में मर रहे हैं। आपको याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेल मंत्री से किस बात पर इस्तीफा दे दिया था? एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। रेल मंत्री तो रेल चलाता नहीं, नैतिकता का वो आलम था। चलो वो कांग्रेस के थे। अडवाणी साहब थे, उनका नाम आ गया जैन हवाला डायरी में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये श्रीमान जी यहां पर मंत्री है, इतना वरिष्ठ नेता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जो यहाँ के प्रभारी वो है, मंत्री है। किसी से कोई उनके चेहरे पे कहीं कोई वो दिखता है रिमोर्स के यार बहुत गलत हो गया, या उन्होंने लोगों से माफी मांग ली हो, या उन्होंने कोई इफेक्टिव इंटरवेंशन की बात की हो? कुछ भी नहीं। सवाल पूछो तो फजूल की बात मत कीजिए।
ये जो शब्दावली है ना, ये इनके सत्ता का वो अहंकार की प्रकाष्ठा है जो इस देश के लोगों को आईना दिखाने का काम करता है कि तुम किस लायक हो। ठीक, जिन लोगों ने आपको चुना है उनके बारे में आपका यह नजरिया हो सकता है कि वो मर जाए तो कुछ नहीं, वो फरियाद लेके आए तो आपके सामने जमीन पर बैठे, तुम मालिक और वो गुलाम है क्या? ये लोकतंत्र ये देश में पहुंचा है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये 4 साल जीत भी जाते हैं। जीत क्यों जाते हैं? विकास के नाम पे तो वोट ना तो उन्होंने मांगा ना आपने दिया। आपने तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट दिया है, आपने तो पैसे लेके वोट दिया, आपने तो लड़की बहना पे पैसे देके वोट दिया है, आपने मुफ्त अनाज पे पैसे वोट दिया है। तो आपने गवर्नेंस मांगी कब थी जो ये दे? तो इनको पता है चुनाव कैसे जीतना है। तो पूरे का पूरा नए साल के पहले दिन एक मंत्री के ये शब्दों पे मुझे रात को चर्चा करनी पड़ रही है। मंत्री को शर्म ना आए, भाजपा को आए चाहे ना आए, कम से कम हम तो शर्मसार हैं कि ये देश आजादी के इतने सालों के बाद भी उसी राजा और प्रजा के उसमें आज भी खड़ा हुआ है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, और इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोगों को इससे एक सबक सीखना चाहिए कि ये किस तरीके के लोग हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा क्या है। नहीं, अडानी के चैनल ने सर शाह के चेले का असली चेहरा दिखा दिया, वो ठीक है, लेकिन अब वही चेला जो है माफी मांग रहा है, खेद जता रहा है। अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने पोस्ट जो किया उसकी भाषा भी देख लीजिए कि मैं और मेरी टीम जो है पिछले 2 दिन से बिना सोए प्रभावित क्षेत्रों में जो है वो लगातार स्थिति सुधारने में जुटे होते। ऐसा बता रहे हैं जैसे ये फावड़ा लेकर के और वो खुदाई करके खोज रहे थे कि कहां से वो पानी लीकेज हो गया था, उस तरीके से। और इसी चक्कर में जो है वो मीडिया के लोगों का उन्होंने गलत तरीके से या गलत शब्द इस्तेमाल कर दिए। पूरा है वो दिख रहा है, ट्वीट लोग पढ़ लेंगे। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जब तक सुरक्षित नहीं हो जाते मेरे लोग, स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। एक तरफ वो ये ट्वीट कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज सुबह से वो दे दनादन लोगों को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को विश कर रहे हैं, उनका जन्मदिन है, और कौन उनका जो है कोई जिलाध्यक्ष है उसको विश कर रहे हैं। तो एक तरफ लोग मरे हुए हैं, उनके प्रति इनकी श्रद्धा नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप उनके जो परम मित्र बता रहे हैं अपने को, उनका बर्थडे विश कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। ये क्या है? मतलब माफी मांग लेने से ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। राम प्रकाश जी, उत्सव का माहौल है, उत्सव बनाने दीजिए। आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बता तो दिया, फोकट के सवाल मत पूछिए। आप फिर फोकट के सवालों पे आ गए। समझिए मानसिकता को। ये व्यक्ति प्रोफेशनल है इस मामले के अंदर। माफी मांग के क्या वो जो कल कहा था फोकट और घंटा, वो खत्म हो जाएगा क्या? ये जो लोग थे, क्या कह रहे हो आप कि हम पिछले 2 दिनों से जबरदस्त काम कर रहे हैं, सुबह शाम तक मैं और मेरी टीम लगे हुए। ये शिकायत जो थी पानी की, ये तो 1 साल की थी, 1 साल से शिकायत चल रही थी। लोगों के मरने के इंतजार के बाद आप और आपकी टीम लगे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए। किसकी जवाबदेही? आप यहां के विधायक हैं, उसकी बनिस्बत मंत्री हैं, और आपको आज आप कह रहे हो कि हमारी टीम लगी हुई है। उधर से बधाइयां देने का समय बचा होगा आपके पास। तो ये इनके पूरे खेल को समझिए। और ये आदमी आज से नहीं कर रहा ये बात। ये आदमी शुरू से ही राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर कारण से मीडिया के विवादों में रहने का। दूषित कारण आपने इंदौर का देख लिया। उसके बाद जो ताजमहल वाले मंदिर का बयान आपको याद है दिसंबर 2025 में क्या कहा था? सागर जिले के बीना में एक क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन में पता है क्या बोले ये महोदय? कि ताजमहल मूल रूप से हिंदू मंदिर था जिसे शाहजहां ने मकबरे में बदल दिया। कितना ज्ञानी आदमी है। अपनी कंस्टिट्यूंसी के बारे में इसका ज्ञान तो देख ही लिया आपने, क्या इसका रवैया है, इसका रुख है, वो आपने देख लिया। और ये भाई साहब क्या कह रहा था? इसने कहा कि मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, फिर मंदिर वाली जगह पर दफन कर ताजमहल बनवाया। कांग्रेस ने इतिहास की गलत व्याख्या बताकर निंदा की और यह भी कहा कि ये जानबूझ करके इस तरह की चीजें कर रहे हैं। फिर आप याद कीजिए दिसंबर 25 में ही बिहारियों पर टिप्पणी की बीना के कार्यक्रम में, उनके स्वभाव को लेकर, उनकी प्रकृति को लेकर जिस तरह की बातें उसने की, और बिहार के लोगों में फिर जबरदस्त नाराजगी भी हुई। तो ऑस्ट्रेलिया महिला जो क्रिकेटर आई थी, उनके उत्पीड़न के मामले में अक्टूबर 25 में इस भाई साहब ने क्या कहा था? ये खिलाड़ियों के लिए भी सबक है, उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटरों के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न पर ये भाई साहब खिलाड़ियों पे ओनस डाल रहे। क्यों? क्योंकि इनको तो बाबाओं की सेवा करने से फुर्सत नहीं, इनको तो बधाई संदेश देने से फुर्सत नहीं, जन्मदिन मनाने से फुर्सत नहीं है, नया साल बनाने से फुर्सत नहीं है। तो बेसिकली राहुल प्रियंका गांधी पे इसने टिप्पणी सितंबर 2025 में की थी जिस तरीके की, और महिलाओं के कपड़ों पर इसने ध्यान ही किया था कि कम कपड़े पहनने पर इसने कहा था कि नैतिकता से जुड़ा बात है, सारी चीजें हैं। तो ये व्यक्ति जानबूझकर भावुकता, स्थानीय मुद्दे, धार्मिक, सांस्कृतिक, इस तरह के दावे करता था। इस बार इसने अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी को टारगेट पे ले लिया।
अपने ही लोगों, बेसिकली इसको कहते हैं ना मुंह बली, मुंह के आगे मैदान है, जो मर्जी है कह दो। अब तक ये वो करता था। अब ये भाई साहब ने अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी, अपने ही इलेक्टर्स को फॉर ग्रांटेड लेते हुए टिप्पणी की। और जिस तरीके से अनुराग द्वारी जैसे इतने सीनियर जर्नलिस्ट के बारे में जो टिप्पणी की उनके मुंह पे कैमरे पे, वो दिखाता है कि ये लोग हैं क्या, इनका मूल क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी जीवन शैली क्या है। इस एक घटनाक्रम में सब कुछ, इनका पूरे की पूरी विचारधारा क्या है। लोग मर गए तो मर गए भाई साहब, तो शुभकामनाएं देते फिर रहे, बताइए ये हालत है। फरियादी नीचे बैठे हुए, ये भाई साहब ऊपर बैठे हुए। मैं हैरान हूं कि आज भी इस देश के अंदर ऐसा हो रहा है। और बिल्कुल सही कहा कि आपने कहा कि चुन के आ जाते हैं, तो चुन के जिन मुद्दों पे आए हैं उन्हीं मुद्दों पे शासन कर भी रहे अगले। अगले तो नहीं कह रहे हम तो सुशासन, स्मार्ट सिटी बनाने चले थे, बन गया होगा इंदौर। 8 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर है, पानी पी के लोग मर गए। पूछ लीजिए मोदी जी से कितनी देर होगी इस घटनाक्रम को। मोदी जी का कोई शब्द सुना आपने? ट्वीट ही कर देते, कम से कम गृह मंत्री जी का कर देते, भाजपा के अध्यक्ष कर देते। ये इनकी संवेदन शून्यता दिखाता है। ये सर इस तरीके के जो लोग हैं, इनको, इनकी जो प्रेरणा स्रोत है, इनको बढ़ावा क्या आज की हमारी केंद्र की सरकार में या भाजपा में जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं वो नहीं दे रहे हैं? भाई दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, प्रधानमंत्री भूटान चले जाते हैं, अमित शाह बिहार चले जाते हैं, आज भी अमित शाह बिहार पे पड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में लोग मर रहे हैं, वहां तुम्हारी सरकार है इतने सालों से, और अमित शाह बैठ करके पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष समझा रहे हैं, वहां वो घुसपैठिया बता रहे हैं। तो ये क्या, ये सब लोग जो रास्ता दिखा रहे हैं वो यही तो है। राम प्रकाश जी, मैंने आपको क्या कहा, आप सोचिए बंगाल के अंदर आप चैलेंजर बन के जा रहे, वहां पर आपको क्या करना चाहिए कि हमारा गवर्नेंस का ये रोड मैप होगा, हम फलानी चीज को ऐसे करेंगे। ममता बनर्जी को टारगेट पे लेने के अलावा, घुसपैठियों का प्रचार करने के अलावा, असम में कुछ करके आए, वहां भी 2 दिन रुक के आए थे, वहां देख लेते हैं, यहां पे आके देख लीजिए। कोई डेवलपमेंट का मॉडल है क्या? कोई अल्टरनेट मॉडल है क्या? कोई विजन है क्या गवर्नेंस का? वो गवर्नेंस पे वोट मांग ही नहीं रहे। राम प्रकाश जी, हमें समझना पड़ेगा ये सारे देशवासियों। इसलिए जब मैं नववर्ष की शुभकामनाएं करता हूं तो मैं सबसे पहले सद्बुद्धि की कामना करता हूं कि हम सब के अंदर वो सोचने और परखने की क्षमता आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा छोड़िए, हमारी पीढ़ियों के लिए हम क्या कर रहे हैं। घुसपैठियों की जिम्मेदारी किसकी है? घुसपैठियां रोकने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की, अमित शाह की है। गृह मंत्री कौन है? बीएसएफ किसको रिपोर्ट करती है? गृह मंत्री, बीएसएफ का जो जहाज होता है सरकारी, उसको कौन यूज करता है? राम प्रकाश राय या ममता बनर्जी? अमित शाह जी करते हैं। और उस बीएसएफ, जब घुसपैठियों की बात करते हो तो घुसपैठियों की नाकामी के लिए सबसे पहले तो अमित शाह ही दोषी हुए, उसके बाद बीएसएफ ही। और घुसपैठिए अगर आए तो ही तो ममता बनर्जी उनको बसा पाएगी ना, या कुछ और कर पाएगी। तो आने किसने दिया? वो जवाबदेही किसकी है? और गजब देखिए, अपनी नाकामी पे वोट मांगते हैं, बड़े खुल के मांगते हैं, और कहीं कोई समस्या नहीं, कोई सवाल नहीं, और तालियां बजती हैं, मीडिया उसको कवरेज देता है। कोई सवाल काउंटर पूछ रहा हो तो बता दीजिए मुझे। तो यही तो बनाने आए थे ये। प्रधानमंत्री की भी यही होती है, वो भी घुसपैठिए, ये वो कपड़ों से पहचानना, कब्रिस्तान, शमशान, इसके अलावा कुछ हो तो आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी गाय भैंस छीन लेंगे, ये तो आपका एजेंडा है। उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि वो गवर्नेंस की बात करेंगे। तो ये हमारी नासमझी है ना। उनको तो पता है उनको क्या करना है, उनको ये भी पता है वोट कैसे मिलेंगे। 5 किलो अनाज पे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगी तो 10,000 रुपए दे देंगे, लाड़की बहना कर देंगे, सरकार बनते ही मना कर देंगे। ये है ना पूरे का पूरा मॉडल। तो इसको लोग कब समझेंगे? रही सही कसर ज्ञानेश गुप्ता पूरी कर देंगे, जो कहीं कमी बचेगी 19-21 की वो अपने SIR के जरिए कर देंगे, तो बात ही खत्म होगी। फिर क्या है? ये जो पूरी परिस्थिति है सर, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, जेपी नड्डा हो, इन सबकी एक चीज है, मतलब ये जो इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी भाषा शैली ऑलमोस्ट सबकी कॉमन हो चली है। और अब जो पहले ठीक ठाक नेता जिनको गिना जाता था, वो नेता भी अब उसी क्रम में शामिल होते चले गए। राजनाथ सिंह का उदाहरण आप ले सकते हैं। अभी हाल में जिस तरीके के बयान राजनाथ सिंह ने देना शुरू किया है, क्या आपने अपने इतने लंबे कैरियर में कभी देखा कि राजनाथ जैसा नेता इस तरीके का बयान देता हो? नितिन गडकरी जो बात कह रहे हैं, क्या आपने कभी सुना था कि नितिन गडकरी इस तरीके की बयान देने लग गए हो? तो ये क्या अपनी अगली जो जनरेशन है, यानी जो पॉलिटिकल जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ भाजपा के अंदर, ये उसको भी उसी क्रम में आगे बढ़ा रहे हैं और जिसका भुगतान देश ही करेगा? नहीं रामप्रकाश जी, थोड़ा सा अंतर है इसमें। आपने कहा कि एरोगेंस तो इस सेशन की नई USP है
टॉप टू बॉटम, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। आपने राजनाथ का जिक्र किया, राजनाथ को अपनी नौकरी बचाने का चिंता है। नंबर एक कि वो 75 साल के होने वाले हैं, कि उनका रोजगार बचा रहे। दूसरा, उनके बच्चे भी अभी तक अकोमोडेट नहीं हो पाए पॉलिटिकली, तमाम छोटपुट मंत्री बन गए, लेकिन उनका बेटा विधायक होते हुए उसको मंत्री नहीं बनाया गया, वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी राजनाथ के कारण। तो वो फ्रस्ट्रेट है कंप्लीटली। राजनाथ कितने मैच्योर व्यक्ति थे, कितने सीजनड व्यक्ति थे, आज की तारीख में वो क्या बातें करते हैं। संसद के अंदर जिस तरीके से विपक्षियों को उन्होंने झिड़का, कभी नहीं देखा होगा आपने संसदीय कैरियर में उनके, वो ऐसे नहीं थे। ऐसे ही संसद के बाहर बयान देते हैं कि पाकिस्तान पीओके अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के बिना उनका कोई भाषण खत्म हो नहीं सकता ना, अगर उस पद पे रहना है तो। गडकरी को छपास और दिखास का बीमारी है, उसको चर्चाओं में रहना है। जो 20% जो मुफ्त का जो ये मिला दिया इसके अंदर, पेट्रोल के अंदर जो किया है सारा खेल उन्होंने इथेनॉल का, उस सारे को ध्यान बांटने के लिए वो सब इस तरह की लफाजियां करते रहते हैं, प्रो पीपल बनने की कोशिश करते हैं, मोदी से अलग दिखने की कोशिश करते हैं। एजेंडा उनका भी वही है। 20 रुपए लीटर का एथेनॉल इस देश को 20% चिपका दिया 100 रुपए लीटर के भाव में, और पूरे देश में कहीं चू नहीं हुई। तो आप क्या समझते हो, मोदी और उसमें कोई फर्क है क्या? गडकरी में शेर का भाई वगैरह, वो कूदे 9 फुट, वो कूदे 13, इसके अलावा कुछ हो तो मुझे बता दीजिए। तो ये सारा तंत्र एक है। एक आधा जो व्यक्ति ठीक जिसको हम मानते थे, वो जान पूछ करके अब कुपड़ों वाली हरकत करने लगा है, ताकि वो ऑड मैन आउट ना लगे, वो इन्हीं में से एक हिस्सा दिखे, जो मामूर्खों की जमात जो क्रिएट की जा रही है उसका एक अगुवा दिखे वो, इसलिए वो सारी चीजें दिखती है आपको। बेसिकली अगर आपको इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करना है तो आपको आउटस्पोकन होना पड़ेगा, आपको कुतर्की होना पड़ेगा, आपको इलॉजिकल बात करनी पड़ेगी, आपको सवालों पे दुत्कारना पड़ेगा, जो करके दिखाया कैलाश विजयवर्गीय ने, जो अमित शाह मोदी जी रोज करते हैं। तो और क्या इस मौसम को कह रहे थे संसद का ओपनिंग सेंटेंस कि मौसम का आनंद लीजिए। आपको और मुझे मौसम का आनंद लेने के लिए कहे कि आप दूसरे देशों में चले गए। तो ये हमने अर्जित किया है राम प्रकाश जी, कोई हमें ऊपर से नहीं देखे गए। एक बार गलती आपसे हो सकती है कि 14 से 19 देख लेते, 19 में फिर किस भावनाओं में आके बह गए कि पुलवामा में ये हो गया। पुलवामा के सवाल आज तक भी अनुत्तरित थे, इस बार पहलगाम को लेकर के चल पड़े। तो क्या ही करोगे आप? 5 किलो अनाज ले लीजिए, चुनाव के समय 10,000 रुपए ले लीजिए, जो कसर बचे वो ज्ञानेश गुप्ता को टास्क सौंप दीजिए, डेमोक्रेसी पे डकैती वो कर देगा, सत्ता कायम रहे। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस देश के लोगों को अपना छोड़ करके थोड़ा सा अपनी भावी पीढ़ियों का सोच लेना चाहिए कि वो इस देश को इस दिशा में, किस दिशा में धकेल रहे हैं और हमारा फ्यूचर होगा क्या। जब इतने बड़े जर्नलिस्ट को एक राज्य का मंत्री इस तरीके से बात कर सकता है, तो जो बेचारे छोटे मोटे स्टिंगर्स हैं उनकी गत सोच सकते हो आप क्या होगी। यही नया भारत बनाया है ना। बिल्कुल। अब इनकी जो भाषा है ऊपर से नीचे तक सबकी ऐसी होती चली जा रही है, और इसका अब ये क्या पत्रकार, क्या अधिकारी, क्या नौकरशाह और क्या जनता, सबसे ये एक ही तरीके की भाषा बोलते हुए दिखाई देते जा रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। जनता की जो स्थिति है, जो जनता इस लोकतंत्र में नेता चुनने का अधिकार रखती थी, नेताओं का भाग्य लिखती थी, अब उस जनता का भाग्य ये सारे नेता लिखते दिखाई दे रहे हैं। लोकतंत्र का पूरा मायने ही बदलते जा रहे हैं। इनफैक्ट शायद बदलते जा नहीं रहे हैं, बल्कि उस प्रक्रिया को अब ये पूरी कर चुके हैं। सिर्फ इंतजार रह गया था 400 सीटों का, जो नहीं मिल पाए, इनके इन प्रकार किसी दशा में शायद नहीं मिल पाए। अगली बार प्रयास रहेगा, एक बार दे करके देखिए, शायद जनता का जो अभी कुछ बचा खुचा रह गया है वो भी पूरा कर देंगे ये सारे। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, थैंक यू सो मच।